जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पीजीटी हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि यह यूपी पीजीटी होने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, ये जो कि पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास से कौन कौन से चैप्टर से यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चैप्टरों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां यानी कि प्राचीन इतिहास से कौन कौन से चैप्टर से यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण युग से मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, यानी कि पाषाण युग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीनों पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, इनको हम लोग देखने वाले हैं। फिर इन तीनों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे। फिर पाषाण युग के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के बारे में जानेंगे, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक पीरियड को जानेंगे। वैदिक काल में हम लोग सबसे पहले पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा और राजनीतिक दशा, इन सभी पहलुओं को हम लोग वैदिक काल में देखेंगे। फिर वैदिक काल के बाद आता है धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन में हम लोग जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, फिर भागवत धर्म को, फिर उसके बाद शैव धर्म को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य का योगदान को देखेंगे, जो कि ये धार्मिक आंदोलन से इतने चैप्टर को हम लोग यूपी पीजीटी में कवर करने वाले हैं दोस्तों। फिर उसके बाद धार्मिक आंदोलन के बाद मौर्य साम्राज्य आता है। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले हम लोग राजनीतिक इतिहास के बारे में देखेंगे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक के भी राजनीतिक इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, वह है कि अशोक का मूल्यांकन करेंगे, और इसमें मौर्य समाज में समाज एवं संस्कृति का भी मूल्यांकन करेंगे मौर्य साम्राज्य में। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद हम लोग गुप्त राजवंश में चलेंगे। तो गुप्त राजवंश में सबसे पहले इसमें हम लोग गुप्त राजवंश में राजनीतिक इतिहास को पढ़ेंगे। तो जितने भी गुप्त वंश में शासक हुए हैं उनके राजनीतिक इतिहास को पढ़ने के बाद हम लोग उनकी कला को पढ़ेंगे, धर्म को पढ़ेंगे, दर्शन एवं समाज के बारे में गुप्त राजवंश में पढ़ेंगे। तो गुप्त राजवंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से हुए हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ये होने वाले एग्जाम पीजीटी हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सिलेबस है। फिर उसके बाद आता है चोल राजवंश। चोल राजवंश में हम लोग चोल राजवंश के राजनीतिक इतिहास को देखने वाले हैं। इसमें चोल प्रशासन को देखेंगे। फिर उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति को देखेंगे, ये जो कि 800 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक इसमें हम लोग चोल राजवंश के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के सिलेबस को डिस्कशन किया है, कौन कौन से इसमें पढ़ेंगे। तो एक मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पाषाण युग को पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता के, फिर उसके बाद धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन के बारे में बाद में उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त राजवंश के बाद हम लोग चोल राजवंश को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है मध्यकालीन का। मध्यकालीन में कौन कौन से चैप्टर से यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में जानते हैं। तुर्क आक्रमण में सबसे पहले हम लोग महमूद गजनबी के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत पर आएंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय जितने भी राजवंश हुए हैं उन सभी राजवंशों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें
दिल्ली सल्तनत की स्थापना में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के मूल्यांकन के बाद हम लोग इल्तुतमिश का सल्तनत में शासकों में स्थान क्या था उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इल्तुतमिश के बाद आता है रजिया सुल्तान की मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व। तो रजिया सुल्तान के मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व जानेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। फिर उसके बाद आता है कि बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयां। तो बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद हम लोग इसमें बलबन का राजत्व सिद्धांत, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बलबन का राजत्व सिद्धांत, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि खिलजी क्रांति एवं उसका महत्व। फिर उसके बाद हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार को देखेंगे, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को देखेंगे, भू राजस्व सुधार और दक्षिण नीति के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में हम लोग सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जीवन चरित्र एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानेंगे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की गई थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को समीक्षात्मक मूल्यांकन करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का जो कि समीक्षात्मक मूल्यांकन करेंगे। फिर उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे। फिर तैमूर के आक्रमण और उसका प्रभाव। तो तैमूर का आक्रमण और उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा था तुगलक वंश में, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आता है बहमनी राजवंश और विजयनगर, ये दो महत्वपूर्ण राजवंश हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है सैयद एवं लोदी वंश, ये दो और वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, सैयद और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत में। फिर उसके बाद आता है मुगल वंश। मुगल वंश में हम लोग देखते हैं किसको किसको पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुगल वंश में हम लोग बाबर को देखेंगे, बाबर के राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक इन सभी पहलुओं को हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार हम लोग हुमायूं को भी देखेंगे, अकबर का भी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, इन सभी पहलुओं को हम लोग मुगल राजवंश में देखेंगे। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। फिर मुगल साम्राज्य के पतन में क्या महत्वपूर्ण कमियां थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद आता है मराठा का अभ्युदय। मराठा का उदय कैसे हुआ, तो छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, उन सभी चैप्टरों को देखने वाले हैं। इसमें आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम लोग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ा था भारत में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आता है सन 1857 के विद्रोह के कारण क्या था, स्वरूप क्या था और परिणाम क्या निकला 1857 में, ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण तथा सामाजिक आर्थिक आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे। 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण में कौन कौन से सामाजिक आर्थिक आंदोलन हुए थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, अरविंद घोष के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान पुनर्जागरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इन सभी महान पुरुषों के व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान क्या था, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश का विभाजन और उसके बाद भारत का सन 2000 तक, ये हम लोग देखने वाले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत का विभाजन हुआ और उसके बाद भारत की इतिहास को हम लोग सन 2000 तक कवर करेंगे। ये था पूरा उत्तर प्रदेश पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको सिलेबस का कैसा लगा, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें दोस्तों। हम लोग इन सभी पहलुओं को चैप्टर वाइज से एक एक करके यही ऐसे ही हेड राइटिंग में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित हो सकता है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज से ही
इसके जितने भी अभी तक पीजीटी, टीजीटी, केवीएस या DSSB में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्लान योजना के तहत हम लोग यूपी पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, जो कि संभावित तिथि अभी अप्रैल में बताई गई है। अब देखो, आयोग के द्वारा समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है और ये 2025 में इसका एग्जाम होगा, इसीलिए हम लोग यूपी पीजीटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अवश्य आइए और कमेंट करके बताइए आपको ये सिलेबस कैसा लगा, जो कि ये यूपी पीजीटी का सिलेबस है, हिस्ट्री का सिलेबस है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।